हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। सीटीपी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है। कोई थ्योरी वगैरह नहीं है, अब इसकी थ्योरीज आएंगी आगे जाके तो अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, काफ़ी थ्योरीज के बाद एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा भी नहीं कह सकते क्योंकि एक वीडियो आज रहेगी और इसकी कुछ थ्योरीज भी रहेंगी हमारे पास, तो कल की एक और वीडियो रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे इमोशंस के बारे में। इमोशंस हैं, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट है जो उसके बाद इसका जो टॉपिक रहेगा कि उसमें थ्योरीज आएंगी कुछ। तो इमोशनल डेवलपमेंट को चलते हुए हम आज स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं हम उसको, और फिर हम उसमें डिफरेंस समझेंगे कि कॉग्निशन और इमोशंस में क्या डिफरेंस है। कॉग्निशन एंड इमोशंस में क्या डिफरेंस है, और साथ में जो हम बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉग्निशन और इमोशंस में, जैसे हमने डेवलपमेंट में स्टार्टिंग में किया था कि डेवलपमेंट कितने टाइप्स की होती है, उसी में हमने कॉग्निशन भी पढ़ा था, उसी में हमने इमोशंस के बारे में भी पढ़ा, इमोशनल डेवलपमेंट। तो कॉग्निशन डेवलपमेंट हमारे पास क्या होती है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे दिमाग के रिलेटेड, हमारे ब्रेन के रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो क्या हमारी, हम कहें कि ब्रेन की डेवलपमेंट, हमारी थिंकिंग की, हमारी रीजनिंग की जो डेवलपमेंट है वो किसका पार्ट रहता है, वो हमारे पास रहता है पार्ट जी कॉग्निशन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जिसमें हमने बाद में पियाजे की थ्योरी भी की थी। ठीक है जी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट हमारे पास क्या है कि बात करें तो ब्रेन की हमारी, या हम कहें कि हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, ठीक है, तो ये हमारा चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी कॉग्निटिव पार्ट रहता है, जो कॉग्निशन का पार्ट रहता है। फिर हमने इसमें जीन पियाजे की थ्योरी की थी जो ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट, जिसमें उन्होंने अलग अलग स्टेजेस में कौन सी एज में जो चीज़ें हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस हिसाब से होती है उसके बारे में डिस्कस किया। तो हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या आ गई जी, द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, की हमारा जो भी मेंटल प्रोसेस है उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब क्या है हमारे पास, वो हमारे पास आ जाता है जी कॉग्निशन। ठीक है जी, तो ये याद रखना। इसके बाद एक जो मैं और टर्म की बात करूं तो एक मेटा कॉग्निशन होता है। ठीक है जी, अब ये मेटा कॉग्निशन क्या चीज़ है, मेटा कॉग्निशन होता है कि कॉग्निशन का भी कॉग्निशन करना। अगर मैं बात करूं कि हमारी थिंकिंग की भी थिंकिंग करना, थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, ठीक है जी, या मैं कहूँ अवेयर ऑफ अवेयर। ठीक है जी, अब इसका मतलब क्या है कि हम कुछ सोच रहे हैं, हम थिंकिंग कर रहे हैं अपनी जो, ठीक है, या हम कहीं अपनी रीजनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा कॉग्निटिव पार्ट है कि कॉग्निशन का पार्ट है। बट जब हम जो थिंकिंग कर रहे हैं अगर हम उसके बारे में भी सोचने लग जाएं आगे, कि हम थिंकिंग जो कर रहे हैं उसकी भी आगे थिंकिंग करने लग जाएं जब, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जी मेटा कॉग्निशन। ठीक है, कॉग्निशन पार्ट तो हो गया कि अकेला कि हमने थिंक किया कुछ, ठीक है, हमने सोचा, कुछ रीजन करने की कोशिश की, हमारा माइंड जो है वर्क कर रहा है, हमारा ब्रेन जो है, ठीक है। बट जब मैं कहूँ कि हमने थिंकिंग को भी आगे थिंकिंग में डाल दिया, कि मान लो मैं कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है जी, मैं सोच रहा हूँ कि हाँ भी उसने मुझे ऐसे कहा, ये वो जो भी ऐसे बात की मैंने कोई, मैं उसके बारे में थिंक कर रहा हूँ, ठीक है, फिर बाद में मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं ये चीज़ क्यों सोच रहा हूँ, मुझे क्या लेना देना, ठीक है, तो वो क्या होगी हमारे पास, थिंकिंग ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, वो मेटा कॉग्निशन है, या अवेयर ऑफ अवेयर, कि हम किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस है, अवेयर होना चाहते हैं या हो गए हैं, उस चीज़ को अवेयर होते हुए भी फिर उसके ऊपर हम अवेयर हो रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे पास क्या होता है जी, मेटा कॉग्निशन बोलते हैं उसको। ठीक है जी, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन थॉट या प्रोसेस। ठीक है, क्या है, अवेयरनेस ऑफ वंस थॉट्स, कि हमने जो खुद के तुम्हारे दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं उस थॉट्स को भी अवेयर करके फिर उसके बाद में अवेयरनेस या उसके बारे में थिंक करना, जो हमारी माइंड में थिंकिंग चल रही है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जी मेटा कॉग्निशन। ठीक है जी, तो फिर एक टर्म और आती है हमारे पास जिसका नाम है जी माइंड मैपिंग। अब ये माइंड मैपिंग क्या चीज़ है, ठीक है जी, माइंड मैपिंग हमारे पास क्या होता है जी, विजुअली ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, अगर हम बात करें तो इसको कहेंगे विजुअली ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन।
माइंड मैपिंग क्या चीज़ है? अगर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, मान लो कोई कंटेंट है हमारे पास, या मैं कहूँ कि थीम हमें पता है कि इसके बारे में, और जब हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि मैंने कुछ, मान लो कि मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि इमोशंस के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, मेरे ये थीम फिक्स है कि इमोशंस के बारे में पढ़ाना है। अब मैं ये सोचूंगा कि हाँ भाई अगर ये मैंने बात बतानी है, ये डेफिनेशन बतानी है, वो किस हिसाब से बताऊँ कि जो समझ आ जाए या हमारे माइंड में बैठ जाए, ठीक है। तो अलग अलग मैं कहूँगा कि मैप्स बनाने की कोशिश करूँगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे कर देते हैं, ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, तो ये वाला जो है हम अपनी थीम तक पहुँच जाएंगे अपनी अलग अलग थिंकिंग देके, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, वो हमारे पास आती है जिसको क्या कहा जाता है, माइंड मैपिंग कह लो, या हम इसको ब्रेन मैपिंग कई बार ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि विजुअली ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन की बात करें, या हम ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि हाँ भाई हमें थीम पता लग जाए और हम अपनी थिंकिंग लगाते हैं जब, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है जी, उसको कहा जाता है जी माइंड मैपिंग, ठीक है जी। तो ये 3 टर्म्स, कॉग्निशन हो गया, मेटाकॉग्निशन हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास माइंड मैपिंग आ गया, या ब्रेन मैपिंग की बात करें, ऑप्शन में कई बार ब्रेन मैपिंग भी दिया जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था कॉग्निशन का पार्ट। फिर हमने जीन पियाजे की थ्योरी भी की थी, और इसके रिलेटेड पहले भी बात कर चुके हैं हम कि माइंड को लेके जब भी कोई बात करते हैं, इसमें हमने एक, आपको याद हो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात की थी मैंने, जो थी लैंग्वेज डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है जो कौन सी डेवलपमेंट में आती है हमारी, तो वो आता है जी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ये बात भी याद रखना, ठीक है। तो ये पिछली वीडियोस को साथ में लेके चलना, सब पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको गो थ्रू हो जाओ एक बार, फिर ये समझ आ जाएगा आपको, ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 डेफिनेशन जो कॉग्निशन के बारे में हमने डिस्कस की। अब हम शुरू करते हैं इमोशंस के बारे में। ठीक है जी, इमोशंस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये कौन से वर्ड से डराइव किया गया। लास्ट ईयर जो पीटेट हुए उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इमोशन इज ड्राइव फ्रॉम, 4 ऑप्शन दिए, ग्रीक, फ्रेंच, जो भी है, तो ये क्या है, लैटिन वर्ड से डिराइव है, और वर्ड क्या है, इमोवीर, ठीक है जी। इमोवीर का मतलब क्या है, टू स्टर अप, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि इट इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इमोवीर, जिसका मतलब है स्टर अप, जिसको कहें कि हम उत्तेजना, या हम उसमें जब कुछ सोचते हैं या कुछ करते हैं, वो चीज़ हमारी क्या है, इमोशंस हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रेथस ने कही थी, ये बात, इमोशंस कलर अवर लाइफ। यही बात अब हम पे भी लागू, इमोशंस कलर अवर लाइफ, मतलब कि हमारे जीवन में रंग भरते हैं जो इमोशंस हैं हमारे। अगर हम इमोशनलेस हों, रोबोट्स हों, ठीक है, हमें कोई फ़र्क ना पड़े, हमें किसी चीज़ की खुशी ना हो, किसी चीज़ पे हमें दुख ना हो, किसी चीज़ के लिए हमें अच्छा ना लगे, किसी चीज़ के लिए बुरा ना लगे, किसी चीज़ के लिए हमें कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई हमें ये भी नहीं है कि सेंस ऑफ गिल्टी या प्राइड के भी, हाँ भाई मैंने इतना कुछ कर लिया, हार्ड वर्किंग का कोई क्या, ठीक है। तो इमोशंस क्या है, हमारे कलर भरते हैं हमारे रंग में, अगर बात करें हमारे जीवन में जो, ठीक है जी। तो इमोशंस क्या हैं, इमोशन कलर अवर लाइफ, ये किसने कहा था, ये रेथस ने कहा था। ये बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो इमोशंस ना होंगे तो हम भी यार एक रोबोट्स की तरह, मशीन्स की तरह हम रहेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना हमें सोने की ज़रूरत है, ना हमें खाने की। अगर कुछ हमारे में इमोशंस होंगे तभी इस चीज़ को, मतलब कि हमारी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा है ना, कि अगर ह्यूमन बींग्स बनाया तो वो इमोशंस भी हैं जो एक हमें दूसरों से अलग करें। तो इमोशंस हैं हमारे में, तभी हमारे जीवन में, जिसके बारे में एक आ गया है कि हमारे जीवन में रंग हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इमोशन कलर अवर लाइफ, तो ये किसने कहा है, रेथस ने कहा है। इमोशंस को हम यहाँ पे समझे तो एनर्जी टू मोशंस की बात कर सकते हैं, एनर्जी टू मोशंस, कि हमारी जो रोज़ की ज़िंदगी है, अगर बात करें जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें एनर्जी जो फील करते हैं हमारे इमोशंस हैं जो, ठीक है जी। तो इमोशंस क्या है, इमोशंस कलर ऐड करते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। यही अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे इमोशंस हैं जो, हम उसको पॉजिटिव वे में लें तो हमें जो है हैप्पीनेस फील होती है। अगर हमारे इमोशंस पॉजिटिव रहें तो हमें क्या होगा जी, हैप्पीनेस फील होगी। और यही अगर हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं कि हमारे जो इमोशंस हैं सारा दिन यही कि नेगेटिवली चलने हैं, तो वो क्या चीज़ है, वो हमारी लाइफ में सैडनेस ऐड करते हैं। तो ये बेसिक सी बात है एक, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि लैटिन वर्ड से इमोवीर से, और ये रेथस ने कहा इमोशंस कलर अवर लाइफ, ठीक है जी। पॉजिटिव है तो हैप्पीनेस है, नेगेटिव रहेंगे तो सैड रहेंगे हम, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद
वॉटसन जो हैं, जिनको क्या कहा जाता है जी, ये फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। ये बात भी याद रखना, इससे भी अब ये क्वेश्चन आ सकता है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? वॉटसन। अब इन्होंने कहा कि जन्म से लेके हमारे में 3 इमोशंस की डेवलपमेंट होती है। कितने इमोशंस की बात की गई थी? 3 इमोशंस की बात याद की गई थी, और इसको हम FAL से याद रख सकते हैं, विच इज़ फियर, सेकेंड इज एंगर, तीसरा हमारे पास आ जाता है लव। ठीक है जी। तो वॉटसन द्वारा कितने बात करूं तो मैं कितने इमोशंस की बात की गई थी कि बर्थ से जो है 3 इमोशंस एक इंडिविजुअल में आते हैं, तो वो कौन सी हैं? फियर है, एंगर है और लव है। ठीक है जी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वॉटसन द्वारा जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहा जाता है, या पूछ लेते हैं कि वॉटसन जो है फादर ऑफ कौन से है? बिहेवियरिज्म है, नेचुरलिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, या तो वो बिहेवियरिज्म के फादर हैं। तो उन्होंने 3 इमोशंस की जो बात की थी एक इंडिविजुअल में जो रहते हैं, वो है फियर, एंगर और लव का। ठीक है जी। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं, कुछ हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करें कि इमोशंस के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये लिखूंगा नहीं, तो मैं ये बोल के बताता हूँ तो बेटर थोड़ा होगा कि सबसे पहले तो इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल अरोजल एक्सप्रेसिव बिहेवियर कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ठीक है। ये हमारी साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है, हमारी साइकोलॉजी को मेंटेन रखता है। अगर हमारे इमोशंस अच्छे हैं तो अगर हमारी साइकोलॉजी, हमारी जो साइकोलॉजिकल लेवल है हमारा, वो बेटर होगा। अगर हमारे तो ये इंटरलिंक्ड हैं, एक इमोशंस की बात करूँ या साइकोलॉजिकल जो हमारा कंसेप्ट है हमारे एक इंडिविजुअल का, हमारे एक्सपीरियंसेस है, हमारे एक्सप्रेसिव बिहेवियर्स है, हमारे एक्सप्रेशंस पे भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह के इमोशंस जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं हमारे एक्सप्रेशंस के साथ भी। ठीक है। सेकंड है फीलिंग्स आर नेसेसरी रिक्वायरमेंट। तो इनका ये कहना है कि जो इमोशंस है ना हमारे, या हम कहें कि हमारे इमोशंस की उजागृत होना, ठीक है, उसके लिए क्या फीलिंग्स की रिक्वायरमेंट है। फीलिंग्स जो है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ, हम बात करें तो इमरजेंस ऑफ इमोशंस की। अगर हमारे में फीलिंग्स ही ना आए कोई, ठीक है हो रहा है होने दो, तो हमारे इमोशंस भी कहाँ आएंगे? कहाँ? अगर हमें फीलिंग ही नहीं हो रही कि हमें दुख महसूस हो रहा है, तो हमारे इमोशंस में कहाँ दुख आ जाएगा? या कोई हैप्पीनेस का है, फीलिंग ही नहीं हो रही हमारे में, तो इमोशंस में कहाँ हैप्पीनेस आएगी? ठीक है। तो इनका ये कहना है फीलिंग्स आर द नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर इमरजेंस ऑफ इमोशंस। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड है इमोशंस आर सब्जेक्टिव। इमोशंस आर सब्जेक्टिव का मतलब क्या? कि इमोशंस हैं जो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल। ठीक है। इंडिविजुअल के नेचर पे डिपेंड करता है और ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इमोशंस जो हैं ये सब्जेक्टिव होते हैं जी। ठीक है जी। और बाकी ये है उसके बाद कि हमारे पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे इमोशंस हैं जो बेटर वे में हमारे साथ बने रहेंगे, और अगर हम कुछ नेगेटिवली वे में जाएंगे, कोई नेगेटिव पार्ट के बारे में सोचते रहेंगे, तो हमारे इमोशंस डायरेक्टली हम कहेंगे कि हमें इफेक्ट करेंगे, तो विच इज़ नॉट गुड। ठीक है। वो डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है हमें। तो इसीलिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इमोशंस और सब्जेक्टिव मतलब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। एक ये नहीं है कि सभी में इमोशन सेम होंगे, कि हाँ भाई अगर एक दुख है तो सभी पूरी दुनिया में ही दुख है। सो इट इज़ सब्जेक्टिव। कोई खुश है, कोई दुख है, कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है, कोई पॉजिटिव वे में लेना जानता है, कोई नेगेटिव वे में लेके जाता है, कोई बहुत खुश है, कोई डिप्रेशन में है। तो ये क्या है? इमोशंस जो है हमारे सब्जेक्टिव हैं। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद आ गया कि कॉजेज ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। अब ये इमोशनल स्ट्रेस क्या चीज़ है? इमोशनल स्ट्रेस है कि बच्चा जो है या कोई इंडिविजुअल है, जब वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना रख पाए और उसको लेके स्ट्रेस में रहे। और अगर मैं बात करूं कि सारा दिन अगर कोई मान लो कि स्ट्रेस में दुखी है, कि हाँ भी उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है, वो बहुत अगर दुखी है तो दुखी रहेगा, वो अगर खुश है तो खुश ही रहेगा, तो उस पर इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। तो हम ये बात करें कि कॉजेज ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, कि इमोशनल मतलब कि इमोशंस पे कंट्रोल ना रहना, या हम कहें कि इमोशनल स्ट्रेस है जो एक इंडिविजुअल का, उसके बारे में हमें पता लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम बीएड कर रहे हैं, आगे टेट का एग्ज़ाम देना है, तो टीचिंग, ऑफ कोर्स टीचिंग में जाएंगे हम। ठीक है। तो वहाँ पे हमें स्टूडेंट को हैंडल करना पड़ेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि उनका जो मेंटल लेवल, जो इमोशनल लेवल है हमारा एक इंडिविजुअल का, जो बच्चे का, वो स्ट्रेस में तो नहीं है कहीं। अब ये इन्होंने यही कहा है कि इमोशनल स्ट्रेस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है मॉल एडजस्टमेंट विद स्कूल, कि हो सकता है कि स्कूल में उसको एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही हो सकता है टीचर का बिहेवियर सही ना हो सकता है, स्कूल के जो उसके साथ एनवायरनमेंट के साथ वो एडजस्ट ना हो पा रहा हो। तो सबसे पहले आएगा मॉल एडजस्टमेंट विद स्कूल। सेकंड है
कुछ पुअर फिजिकल हेल्थ, हो सकता है उसकी तबीयत जो है, उसकी फिजिकल हेल्थ है उसमें कोई दिक्कत हो, उसमें कुछ कमी है, तो इसीलिए वो स्ट्रेस में है, उसका जो इमोशनल स्ट्रेस है वो ज़्यादा है। उसके बाद मैं कहूँ तो सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि हो सकता है कि उसको कुछ सोसाइटी में एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही हो, अडेप्ट करने में दिक्कत आ रही हो सकता है उसको कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, कि हाँ भी पेरेंट्स के जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसका वो ज़्यादा बढ़िया ना हो, उसके वजह से वो इमोशनल मतलब वो स्ट्रेस में रह रहा हो। फेलियर इन स्कूल और पुअर एकेडमिक्स, हो सकता है कि उसका जो उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उसका, ठीक है, उसकी वजह से उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, हो सकता है कि मार्क्स कम आ रहे हैं इसीलिए वो इमोशनल स्ट्रेस में है। तो ये सारी चीज़ें एक हमें टीचर को फेस करनी पड़ती हैं कि इंडिविजुअल, या हम कहें कि चाइल्ड को मतलब कि हम कहें तो उसको उसकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, हम उसको सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद उसके कुछ हेल्थी पीयर ग्रुप, जो उसका पीयर ग्रुप है वो हेल्थी नहीं है, हो सकता है कोई उसके पीयर ग्रुप में उसको ब्लैकमेल या टॉर्चर करता हो कि हाँ भी नहीं तूने ऐसे करना है, तूने ऐसे करना है, तो वो उस चीज़ से इमोशनली स्ट्रेस में हो, ठीक है। तो और क्या है, वोकेशनल चैलेंजेस हैं कि उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उसको वो नहीं संभाले जा रहे हैं, उसको वो चैलेंजेस उसकी स्टडी पे रिलेटेड उसको वो इन्वायरमेंट में नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, तो वो क्या है, हमारे इमोशनल स्ट्रेस हैं। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि इमोशनल स्ट्रेस में जो बच्चा है तो उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है, कॉजेज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है, कॉजेज़ ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इमोशंस पे, कि मान लो कोई अगर कंट्रोल कैसे करें हम अपने इमोशंस पे, वो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो वर्ड है वो है रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब दबाना, कि हाँ भी हम अपने इमोशंस को दबा लें, बट हमेशा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर हम हर बार अपने इमोशंस को दबाते रहेंगे तो एक एंड जाके इसका बहुत बुरा होगा कि हाँ भी हम एकदम से फिर हमारा गुस्सा निकलेगा। तो यही है कि इसीलिए कहते हैं कि हमें दबाने नहीं चाहिए अपने जो विचार हैं, तो पेश करने किसी ना किसी को पेश कर देने चाहिए। जो फ्रूइड हैं, सिगमंड फ्रूइड हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि हाँ भाई यही बात की, हाँ भी हमें जो अपने इमोशंस है उसको ये नहीं कि दबाओ, ठीक है। तो वही एक बात कही थी उन्होंने, वो मुझे अभी लाइन याद नहीं आ रही है, तो अगर जब भी मुझे याद आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। तो रिप्रेशन है कि हमें अपने इमोशंस को दबा लेना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हर बार ये चीज़ सही नहीं होती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया एक्सप्रेशन इन सोशली अप्रूव्ड वे। एक्सप्रेशन इन सोशली अप्रूव्ड वे, ठीक है, कि हमें जो सोशली अप्रूव्ड वे है उस चीज़ में हमें एक्सप्रेस कर देना चाहिए। अगर मान लो कि मुझे कुछ एक्सप्रेस करना है, वो सोशली ठीक नहीं है, बट मैं उसका दूसरा तरीका निकाल के उसी चीज़ को सोशली अप्रूव्ड वे में जो है, एक्सेप्टेड है, मैं उस चीज़ में उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँ अपने इमोशंस को, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड आ गया इंडस्ट्रियसनेस। इंडस्ट्रियसनेस मतलब कि अगर हमारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, हमें उसको कंट्रोल करना है, तो हम ये है कि कोई काम करने लग जाएं, बिजी हो जाएं, कि हमें अपने इमोशंस पे ध्यान ही ना रहे। वो चीज़ करनी चाहिए कि हम अपने इमोशंस हैं जो वो किसी काम पे लगा के, किसी काम मतलब कोई काम करके हम उसको ये कह सकते हैं कि कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इंडस्ट्रियसनेस क्या हो गया जी, हम काम करके कोई जिसमें हमें मतलब कि मान लो कि अगर हम दुखी हैं, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कोई ऐसा काम करो कि जिससे खुशी मिले हमें, ठीक है, जो आपका फेवरेट काम है, कोई हॉबी होगी, आप उस चीज़ में मतलब इंडस्ट्रियसनेस दिखाओ अपनी उस चीज़ में, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया जी हमारे पास कि किसी का गुस्सा किसी पे निकाल देना, कि अगर कुछ हाँ भी ऑफिस में कोई बात हुई या कोई बच्चे ने एक बच्चे ने कोई बात कर दी, ऐसे गुस्सा चढ़ा, दूसरे बच्चे पे निकाल दी भड़ास अपनी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया कि एक का गुस्सा दूसरे पे किसी पे निकाल देना। फिर उसके बाद आ गया रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जब अपनी से छोटे उम्र का कोई काम करने लग जाएं, कि इतने बड़े हो गए हैं कि हमें 35-40 के, मान लो ये तो ज़्यादा हो गया, अभी 25-30 साल के हम, कि हमें इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो हम बहुत बुरी तरीके से अगर रोने लग जाएं, तो वो ये है कि थोड़ा रिग्रेशन की तरफ अगर हम कहें कि हम अपनी जो एज के मुताबिक कुछ छोटे एज का काम करें जब, तो वो उसे कहा जाता है जी रिग्रेशन, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास कैथारसिस। ये कैथारसिस क्या है जी, कैथारसिस होता है जी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। और ये कैथारसिस है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर इसमें से। और इसमें क्या है जी, ये दो तरह का होता है, एक होता है जी फिजिकल, एक होता है मेंटल।
मेंटल तो मतलब कि हाँ भाई हमने अपने जो एक्सप्रेस कर दिए इमोशंस किसी के सामने कि हाँ भाई कोई हमारा ट्रस्टवर्दी है या अपना कोई फ्रेंड है, हमने उसको एक्सप्रेस किए तो वो हमारा हो गया जी मेंटल कैथारसिस। फिजिकल कैथारसिस क्या है, बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, मान लो कि छोटा बच्चा है कोई, तो उसकी मदर ने उसको मारा, ठीक है, तो वो उसको क्या अपने जो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अपने खिलौनों के साथ खेलने लग गया, ठीक है। या हम ये कहें कि हाँ भाई कोई ऐसी चीज़ की हम अपने इमोशंस को एक तरफ से ध्यान हटाने के लिए जब हम फिजिकली कुछ करें, ठीक है, तो वो चीज़ क्या है हमारे पास, वो फिजिकल कैथारसिस आ जाता है हमारे पास। तो ये कुछ हमने डिस्कस किया इमोशंस के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद इमोशनल स्ट्रेस के बारे में हमने डिस्कस किया, या हम कहें कि कंट्रोल कैसे करने अपने इमोशंस को, कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया हमने। तो इसके बाद जो टॉपिक आता है वो हमारे पास आती हैं जी थ्योरीज ऑफ इमोशन डेवलपमेंट। अगर बात करूँ या इमोशन की बात करूँ कि कोई कुछ थ्योरीज हैं हमारी जो इंपॉर्टेंट है, हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे सी टेट है तो चाहे कोई भी टेट का अगर हम एग्ज़ाम माने तो आगे आ जाएगा हमारा थ्योरीज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये इमोशनल डेवलपमेंट क्या चीज़ है, इमोशनल डेवलपमेंट होगी कि हमें इमोशनली कैसे स्ट्रांग बनना है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। ये नहीं है कि हम दुखी हैं तो महीनों तक दुखी चलते रहें, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। तो कल हम ये करेंगे कि इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ है क्या, कि हम अपने इमोशंस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ थ्योरीज हैं इमोशनल डेवलपमेंट की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, और जो ETT कैडरे की जो पोस्ट हैं उसके रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं, अगर आपने अभी नहीं देखा है तो इसके पहले एक वीडियो डाल दी गई है, उसके बारे में आप उसको ज़रूर गो थ्रू हो जाएं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम वीडियो डालें। तो आज के लिए बस इतना ही था। कल हम डिस्कस करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट और थ्योरीज कुछ। तो थैंक यू।